सेकेंड पेपर पे बेटा चलते हैं और पढ़ते हैं एक नए चैप्टर को जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। वास्तव में ये चैप्टर जो है ये 3 प्रमुख भागों से मिलकर बना है। या हम इस चैप्टर को पढ़ाई के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एल्डिहाइड के लिए, दूसरा कीटोन्स के लिए और तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। बेटा अंग्रेजी में भी एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही कहते हैं, कीटोन को कीटोन ही कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ, इन तीनों पदार्थों को एक साथ तो पढ़ना कठिन है। हाँ, अगर एक एक दो दो पदार्थों को लेके चलें तो इनकी पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस चैप्टर पर हम इन दो ग्रुप को लेके चलें। तीनों में से अभी कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ाई जो रहेगी ये चैप्टर के लास्ट हिस्से पर करेंगे। अभी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, केवल 2 ग्रुप को पढ़ना। पहला एल्डिहाइड को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दूसरा किसको पढ़ेंगे, कीटोन को। कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा भी जो, तो उसको थोड़ा सा ये दोनों ग्रुप पढ़ने के बाद, अच्छे ढंग से समझ लेने के बाद ये लास्ट वाला ग्रुप बाद में स्टार्ट करेंगे। और इनमें से सब चीज़ों में से हमें एक बात पहले पता होना चाहिए, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ने जा रहे हैं तो मुझे एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, हाँ, जिसका नाम है कार्बोनिल समूह। इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। देखो, कार्बोनिल समूह को बेटा अंग्रेजी में भी कार्बोनिल और समूह को बेटा जीपी लिख सकते हैं, ग्रुप। तो इस बात से परेशान ना होना, आप ग्रुप को पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं GROUP, आप ग्रुप को केवल GRP भी लिख सकते हैं और चाहे तो ग्रुप को GP भी लिख सकते हैं। नहीं, ग्रुप का मतलब होता है समूह। सबसे पहले बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप देखने में कैसा होता है, और देखने में जैसा होता है उस किनारे पर देखेंगे। बेटा ये है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन, इसमें टोटल संयोजकता कितनी होती है, 4। कार्बन की वैलेंसी नहीं पता है तो तैयार करो। अब क्लास 12th में अगर मैं कार्बन की वैलेंसी पढ़ाऊंगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कार्बन की 4 में से 2 वैलेंसी तो किसके साथ जुड़ी होंगी, ऑक्सीजन। और जानते हो अभी कार्बन की 2 वैलेंसी और भी हैं। कार्बन की वो 2 वैलेंसी फ्री हैं। अब कोई बच्चा कहता सर जी पीछे की ओर लगाना जरूरी था, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। आप पहला वैलेंसी इधर, दूसरा वैलेंसी यहाँ लगा सकते थे। आप कहीं भी कार्बन की 2 वैलेंसी को और जो बची उनको यूज कर सकते थे। ये ग्रुप जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस ग्रुप को ही कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब या तो कार्बोनिल ग्रुप देख के ही बच्चा समझ जाए, या फिर भैया इसको देखो कैसे पढ़ेंगे। कार्बोनिल ग्रुप सबसे पहले तो एक कार्बनिक ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। और क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन की 2 संयोजकताएं द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन से जुड़ी होती हैं, जबकि शेष 2 संयोजकताएं मुक्त होती हैं। मुक्त का मतलब जानते हो, फ्री। अभी उन पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो कार्बोनिल ग्रुप को समझ गए। कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी होती है, 4, जिनमें से कार्बन की 2 संयोजकताएं द्विबंध के द्वारा या डबल बॉन्ड के थ्रू किससे जुड़ी होती हैं, ऑक्सीजन से कनेक्ट होते हैं। और बची हुई कार्बन की 2 संयोजकताएं कैसी रहती हैं, फ्री रहती हैं, मुक्त रहती हैं, उनका तो अभी कोई काम ही नहीं है। इस प्रकार से बनने वाले ग्रुप को आप नाम देते हो, कहते हो सर जी ये तो कार्बोनिल ग्रुप है। और इसी कार्बोनिल ग्रुप से ही उत्पत्ति होती है एल्डिहाइड्स की, और इसी कार्बोनिल ग्रुप से उत्पत्ति होती है कीटोन की। और वास्तव में देखा जाए तो इसी कार्बोनिल ग्रुप से उत्पत्ति होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की भी। लेकिन क्योंकि मैंने उसको अभी के लिए बता रखा है कि इसको चैप्टर के लास्ट पार्ट में देखेंगे, इसलिए इसको वहां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को पढ़ लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है। तो मैंने हेडिंग कार्बोनिल ग्रुप लिखी है, तो देखो इसको क्या बताएंगे। लिखो, लिखेंगे कि वह क्रियात्मक समूह, वह क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन एटम की 2 संयोजकताएं दो संयोजकताएं
तो द्विबंध के द्वारा, दो संयोजकताएं तो द्विबंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा ऑक्सीजन एटम, देखो कार्बन की जो दो संयोजकताएं हैं वो तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ी हैं, द्वारा ऑक्सीजन एटम से जुड़ती हैं या जुड़ी होती हैं, जुड़ती हैं। और बेटा शेष दो संयोजकताएं कैसी रहती हैं? मुक्त। जबकि शेष दो संयोजकताएं आबंधन के लिए मुक्त होती हैं। मतलब ये दो संयोजकताएं हैं बॉन्ड के लिए ही बनाई गई हैं, बॉन्ड बना लेंगी लास्ट में। दो संयोजकताएं आबंधन या आबंध बनाने के लिए मुक्त होती हैं, तो मैं यहां लिखे देता हूं आबंधन के लिए मुक्त होती हैं, के लिए मुक्त होती है। एक तो ये, दूसरा थोड़ा सा और सोचने वाली बात है, देखो इस बात को समझो, शायद इससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिले। तो अगर कोई भी आपसे पूछेगा कार्बोनिल ग्रुप का या कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है इसका फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो कार्बोनिल ग्रुप के फंक्शनल फॉर्मूले को अगर आप देखें, क्रियात्मक समूह रूप को देखें, तो इसका फॉर्मूला ये होता है C डबल बॉन्ड O। लेकिन बेटा इस C डबल बॉन्ड O से हम मेनली तीन प्रकार के यौगिक बना सकते हैं इसी कार्बोनिल ग्रुप से। इसी कार्बोनिल ग्रुप से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, इसी कार्बोनिल ग्रुप से आप कीटोन भी बना सकते हो, और इसी कार्बोनिल ग्रुप से आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के लास्ट पे देखेंगे। अभी केवल किसको किसको देखने वाले हैं? एल्डिहाइड को और कीटोन को। तो भैया इसको समझने के लिए मैंने बोर्ड के दो भाग कर रखे हैं, एक तरफ एल्डिहाइड को पढ़ेंगे, एक तरफ किसको पढ़ेंगे? कीटोन को। तो भैया पहली ओर हम लोग आ जाएंगे और पहली ओर केवल एल्डिहाइड पर चर्चा होगी। पूछता है एल्डिहाइड क्या होते हैं? तो बेटा एल्डिहाइड बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। कार्बन के जो दो बॉन्ड थे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े थे, उनसे तो छेड़खानी करनी नहीं है। परेशान अगर करना है किसी को तो कार्बन की इन दो मुक्त संयोजकताओं को, अगर कार्बन की इन दो मुक्त संयोजकता में से कोई भी एक संयोजकता को आप हाइड्रोजन परमाणु से जोड़ देते हो तो बेटा बनने वाला यौगिक होता है एल्डिहाइड। अगर दोनों आपको संयोजकताएं मिली हैं, अगर दोनों में से एक भी संयोजकता को आपने किससे जोड़ दिया? हाइड्रोजन से, एल्डिहाइड बनता है। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड की बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा कि एल्डिहाइड बनता क्या है। तो देखो क्या लिखेंगे? कार्बोनिल ग्रुप की मुक्त संयोजकता में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ता है। जुड़ता है तो मैं सोचता हूं अगर एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा एक के साथ तो दूसरे पर क्या होगा? क्या दूसरी मुक्त संयोजकता ऐसी बनी रहेगी? बेटा दूसरी मुक्त संयोजकता पर भी जुड़ेंगे, लेकिन दूसरी संयोजकता मुक्त संयोजकता पर जुड़ेंगे या तो एल्किल ग्रुप या तो एरिल ग्रुप। तो मैं दूसरी संयोजकता को भी बता देता हूं। कार्बोनिल ग्रुप की एक मुक्त संयोजकता पर, मुक्त संयोजकता में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम जुड़ता है, जबकि दूसरी मुक्त संयोजकता एल्किल या एरिल
ग्रुप से जुड़ती है। तो एक इसको बताओ। कहेगा सर जी अगर ये सारी चीजें आप बता रहे हो तो क्या इसका सूत्र बता सकते हो? जनरली बिल्कुल बेटा बता सकते हैं सूत्र। देखो आपके पास कार्बन की 2 वैलेंसी हैं, इनमें से कम इनमें से एक किसके साथ जोड़नी है? हाइड्रोजन। किसी को जोड़ दो। मैंने माना कार्बन की मेरे पास 2 मुक्त संयुक्ताएं थी, उनमें से मैंने एक के साथ H को जोड़ दिया और डबल बॉन्ड के साथ तो O जुड़ा ही था। दूसरे पर आपको क्या जोड़ना है? या तो एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए या तो एरिल ग्रुप। अगर आप एल्किल ग्रुप जोड़ते हो तो R, फॉर्मूला बन जाता है RCHO। इसी फॉर्मूले को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CHO। इस CHO को एक साथ लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला आपको लिखा दिखाई देगा, आप एल्डिहाइड बताओगे। इसके बाद आप इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और भी लिख सकते हो। देखो जरा, लिखने का तरीका केवल है, इस H को पकड़ो, ठीक है, और इसको खींच के सामने कर दो। या तो अगर C खींच के सामने कर दोगे R सिंगल बॉन्ड C, खींचकर H को कहां कर दिया? सामने, तो O ऊपर चला गया डबल बॉन्ड के साथ। ये भी एल्डिहाइड का ही फॉर्मूला है। कहेगा सर ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसा भी बनता है? बिल्कुल बनता है। एल्डिहाइड के फॉर्मूले को तरह तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप एल्डिहाइड के फॉर्मूले को इतने प्रकार से तो लिख ही सकते हो कम से कम। होता क्या है ना, कभी कभी हम लोग इच्छा इस प्रकार के फॉर्मूले के करते हैं और आपके एग्जाम में इस टाइप का एल्डिहाइड लिख के आ जाता है। इसलिए सारे रूपों का वर्णन बिल्कुल अनिवार्य है। अच्छा अभी करेंगे क्या? कहेगा सर जी फिर R की जगह पर आप एराइल ग्रुप का भी यूज कर सकते हो। आपको पता है R की जगह पे कौन कौन से ग्रुप आ सकते हैं? आप R की जगह पर H को यूज कर सकते हो, आप R की जगह पर CH3 को यूज कर सकते हो, आप R की जगह पर यूज कर सकते हो C2H5 को, C3H7 को भी यूज कर सकते हो, C4H9 को भी यूज कर सकते हो। अगर इस बेसिस पर अगर आप इसके एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए जाओगे तो देखो कुछ एग्जाम्पल भी बेटा लिख लेते हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में आ रही, मुझे ये पूछ लेना चाहिए कि क्या इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना आज समझ में आ रहा है? एक वैलेंसी को तो हाइड्रोजन से जोड़ना ही पड़ेगा। अब दूसरी वैलेंसी को या तो R वाले ग्रुप से जोड़ दो या AR वाले ग्रुप से जोड़ दो, किसी एक ग्रुप से जोड़ दो। तो मैंने दूसरी ग्रुप वैलेंसी को R से जोड़ दिया। उस तरह से इसके 3 फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर मैं R की जगह पर CH3 लिख देता हूं, फॉर्मूला देखना बेटा, CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। आप इसी फॉर्मूले को देखो और कर सकते हो। बेटा मैं अब इस फॉर्मूले से इस रूप में आ रहा हूं, मैं नहीं फॉर्मूला, ठीक है, हम अपने ही रूप में रहेंगे इधर शुरुआत से लेके लास्ट तक। तो CH3 को उस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें। तो देखो R की जगह पर क्या लिख दें? CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ये भी उसी एल्डिहाइड का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, बट अरेंजमेंट आप जो देख रहे हैं इनमें से बॉन्ड एंगल को कुछ अलग किया गया, बाकी फॉर्मूला सेम है। अच्छा इस फॉर्म में लिख के दिखा तुमको। R की जगह पर क्या लिखना था आपको? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपने ये फॉर्मूला लिख लिया। अब आप कहते हैं सर जी हमको एक बात नहीं समझ में आ रही, अगर आप CH3 से अलावा कोई दूसरा पदार्थ रख देते, कोई दूसरा ग्रुप रख देते, फिर आप फॉर्मूला कैसे बनाते? बेटा बनवा लो दूसरा भी। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल बेटा यहां से लिख देते हैं। अब जगह है तो एग्जाम्पल तुम जितने कहोगे उतने लिख देंगे, जगह ना होती तो एक भी एग्जाम्पल ना लिखते, छोड़ देते बाद के लिए। R की जगह पर बच्चे के दिमाग में कभी कभी आता सर जी R की जगह पर एरियल ग्रुप रख दीजिए। एरियल ग्रुप में बेंजीन रख सकते हो, रख लो भैया। बेंजीन में रखोगे इसको तो AR, अगर एल्किल के बजाय एरियल ग्रुप यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? C6H5C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। या बेटा इसी फॉर्मूले को अगर लिखना चाहोगे जानते हो क्या लिखोगे? C6H5CHO। कोई बच्चा सोच रहा है मन में, कहता सर ये सिंगल बॉन्ड तो लिखा नहीं आपने। बेटा ऐसे फॉर्मूलों पे अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड की पोजीशन ना भी दिखाई जाए, दिमाग पे रखना अपना। अब ये बात हर बात नहीं समझाई जाएगी, कोई नहीं समझा पाएगा। देखो मैं पूछता हूं क्या H से O कनेक्ट है? नहीं। लिखा ऐसा है कि ऐसा लग रहा है C से कनेक्ट है H
और H से कनेक्ट है O। लेकिन ये तुमको अपने माइंड पर रखना है कि एल्डिहाइड ग्रुप में ऐसा होता ही, C से ही कनेक्ट है H और C से ही कनेक्ट है O। लिखने में अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है। तो कहता है इतना गड़बड़ क्यों करता है? तो भैया एक नियम ध्यान रखा जाता है, जो भी तत्व का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जितना कम होता है उसको रखा जाता है लेफ्ट पे, और जितनी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बढ़ती जाती है उसको रखा जाता है राइट में, कुछ जगहों को छोड़कर। तो CHO में देखा गया तो H में और C में ये लागू नहीं होता है जनरली। H और O में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी O की ज्यादा थी, लास्ट में कर दिया इसको। तो इससे परेशान नहीं होना है। सिंगल बॉन्ड जहां था मैं जानता हूं कि C और O के बीच में डबल बॉन्ड होगा और C और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। बॉन्ड नहीं भी बनाएगा, ये अपने दिमाग पे रखना है इसको। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते कहता सर जी इसके फॉर्मूले को और कैसे लिख सकते हैं? ऐसा रूप लिख देते हैं, देखो C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हालांकि ये भी एक काम रोक रहे हैं, इनका नाम नहीं लिख रहे। नाम इसलिए भी नहीं लिख रहा मैं क्योंकि अभी हम लोग नाम को पढ़ने का तरीका भी सीखेंगे, तो फिर इनका नाम रह गया, इनसे भी कठिन फॉर्मूलों का नाम सीख लेंगे, तो नाम का तरीका फिर बाद में सीखेंगे। एल्डिहाइड जान गए आप कैसा होता है। अब आते हैं कीटोन पर, तो यहां लिखे देता हूं मैं। अब कीटोन्स की बात होगी, या कीटोन क्या होते हैं? तो भैया कीटोन में से एक विशेषता होती है, अभी कार्बन की जो दोनों फ्री वैलेंसी हैं, इन दोनों फ्री वैलेंसी के साथ जो है वो एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ेगा। हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं जुड़ सकता। अभी क्या था, हाइड्रोजन एक जगह कम से कम जुड़ता था, अब हाइड्रोजन का नामो निशान खत्म कर देना। हाइड्रोजन जुड़ गया तो फिर वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन हमको क्या बनाने हैं? कीटोन। तो कार्बन की जो दो मुक्त संयोजकता है उनमें से किसी भी संयोजकता के साथ तो हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता। तो मैं बताऊंगा, देखो यहां क्या लिखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों मुक्त संयोजकताओं में हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ता, बल्कि इसे छोड़कर अन्य एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ते हैं। तो भैया हाइड्रोजन को तो नामो निशान इस बार नहीं रखना है। नामो निशान का नामो निशान रहेगा, वे मुक्त वैलेंसी पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। हाइड्रोजन का कोई काम नहीं, जुड़ते हैं। तो आपने इस बात को कीटोन की भी समझा कि कीटोन में क्या होगा। इस बार थोड़ा सा चेंज है रूल, और रूल चेंज होने की वजह से इस बार फॉर्मूला भी अलग टाइप का बनेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले को पढ़ते हैं, सूत्र। चलो यहां से पढ़ते हैं। बेटा सूत्र कह रहा है तो सूत्र में से फॉर्मूला बनाया जाए। अच्छा, आर लिख सकते हैं इन दोनों जगहों पर। आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर डबल बॉन्ड ओ। अब ध्यान देने वाली बात है, सर जी ने आर लिख रखा है, लेकिन आप आर की जगह पर ए आर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एरिल ग्रुप। आप आर एक जगह पर और दूसरी जगह पर ए आर इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोनों एल्किल ग्रुप की जगह पर एक एल्किल ग्रुप अलग, जैसे कि एक में मेथिल जोड़ सकते हो, एक में एथिल ग्रुप जोड़ सकते हो, ऐसा भी जोड़ सकते हो। इस प्रकार से इस फॉर्मूले को एक और प्रकार से लिखा जा सकता है, आर सिंगल बॉन्ड सी ओ सिंगल बॉन्ड आर। देखो कई बॉन्ड तो छिप गए, डबल बॉन्ड को तो नामो निशान खत्म हो गया, एक साथ जुड़ के करके लिख दिया उसको। एक प्रकार से और लिख सकते हो बेटा इसको, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। इस फॉर्मूले में डिफरेंस जानते हो, हमने ओ को बस डबल बॉन्ड के साथ ऊपर नहीं दिखाया, लेकिन अभी भी बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ये मालूम है कि सी और ओ के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो डबल बॉन्ड की ही है। नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा।
इस फॉर्मूले को तो एक प्रकार से और कर सकते हैं, देखो यही नीचे लिख देते हैं RCOR। मैंने तो कहीं पर बॉन्ड नहीं लिखा, लेकिन इसका भी अर्थ वही है कि सेम कैटेगरी पे जाएगा। R और C के बीच में सिंगल, फिर C से R के बीच में सिंगल, और C से O के बीच में डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखो कैसे देखते हैं बेटा, ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल में से टाइप 1 लिखेंगे सबसे पहले, क्यों? इसके एग्जाम्पल 2 टाइप के होते हैं और दोनों टाइप के एग्जाम्पल को पढ़ लेना जरूरी रहता है। टाइप 1 पे एग्जाम्पल पर चलेंगे। देखो R की जगह पर कोई ग्रुप याद आ रहा है? हाँ सर जी, CH3 सिंगल बॉन्ड, और मैंने R की जगह फिर से CH3 रख दिया और साथ में लगा दिया डबल बॉन्ड O। आपने कीटोन ग्रुप के कंपाउंड को बनाकर तैयार रखा है। अच्छा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, इसको कैसे और लिख सकते हैं? इसी कंपाउंड को ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3CO सिंगल बॉन्ड CH3। भाई R की जगह पे लिख दिया। कहता और भी कैसे लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। देखो इसको हटाओ पहले, या इस फॉर्म में लिख के दिखाएं। R की जगह पे तो मैंने CH3 लिखा है, तो मुझे यहां पर भी CH3 लिख लेना चाहिए। ऐसा भी लिखना चाहोगे, ऐसा भी लिख के दिखा दें, लो CH3CO CH3। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर इस फॉर्मूले के बीच वाले हिस्से को हम ढकें, देखो इस फॉर्मूले को बीच वाले हिस्से को अगर ढकने की कोशिश करें, अब मैं ढक लेता हूं तो सारी चीजें खत्म हो जाती, इधर से ढकते हैं। देखो तो देखने को क्या मिलता है, कार्बन के इधर भी CH3 इधर भी CH3। अगर कार्बन एटम के दोनों ओर या CO ग्रुप के दोनों ओर सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इस कार्बन में ऊपर की ओर भी CH3, दूसरा ग्रुप भी कैसा है CH3, सममित कीटोन कहलाता है। ध्यान रखना, इसको साइमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं या सममित कीटोन होते हैं ऐसे। अब इसमें से चलेंगे, कहेंगे सर जी इस फॉर्मूले से तो आपने बता दिया, दूसरे वाले फॉर्मूले का भी थोड़ा ध्यान दे देते। बिल्कुल ध्यान देते हैं दूसरे फॉर्मूले पर। अब इस बीच वाले हिस्से को ढकते हैं। देखो कीटोन ग्रुप के, अगर मैं यहां से देखो कीटोन ग्रुप को सेव करना चाहूं, दोनों और ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, सेम, और सेम ग्रुप लगे होते हैं, ये पहचान होती है सममित कीटोन की। तो क्या सममित कीटोन जान जाओगे? और सममित कीटोन को बताने के लिए ही मैंने एग्जाम्पल का टाइप 1 रखा है। आप इसमें से सममित कीटोन में से अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करते हो, तो कीटोनिक ग्रुप के दोनों ओर जो आपको ग्रुप मिल रहे होते हैं, जो आपको समूह मिल रहे होते हैं, दोनों सेम होते हैं। पहचान कौन से रूप में करनी है, सममित कीटोन के रूप में करनी है इनकी। तो सममित कीटोन का मतलब समझ रहे हो? यहां भी देखो मैं CH3CO को बीच में अगर कवर करता हूं, दोनों ओर सेम ग्रुप है, सममित कीटोन है। एग्जाम में अगर कभी फॉर्मूले देगा, आपको सममित कीटोन पहचानने होंगे, कीटोन सममित है या असममित। तो मैं देखो यहां लिख देता हूं, ये जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं टाइप 1 पे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं सममित कीटोन। अब कहता सर जी तभी टाइप 2 वाला क्या होगा? बिल्कुल बताते हैं, एग्जाम्पल के टाइप 2 पर चलते हैं। और जानते हो अभी कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि टाइप 1 पर अगर सममित कीटोन को रखा है, तो टाइप 2 पर असममित कीटोन को ही जगह दी गई होगी। तो असममित कीटोन बनाने कैसे हैं भैया? असममित कीटोन बनाने हैं कि दोनों ओर जो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ग्रुप सेम ना रखो, डिफरेंट कर दो। कैसे? अगर मैंने एक तरफ CH3 ग्रुप रखा है, तो मेरे दिमाग में एक बात तो 100% आ जानी चाहिए, 100% आ जानी चाहिए। अब दूसरी ओर तो ग्रुप CH3 नहीं रख सकते, कोई भी ग्रुप रखो, C2H5 रखो या फेनाइल ग्रुप रखो, कुछ भी रखो, CH3 छोड़ दो। तो CH3 C2H5 रख ले, बेटर रहेगा। इस फॉर्मूले को एक प्रकार से और लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CO C2H5। इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं, या CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C2H5, या इसी फॉर्मूले को एक प्रकार से और भी लिख सकते हैं, CH3CO C2H5। तो इस प्रकार से बेटा आप ग्रुप को
पहचान सकते हो, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे वो कीटोन ग्रुप हो। तो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में इतनी बातें याद रखनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे पूछ भी देता हूं कीटोन यौगिकों को या कीटोनिक यौगिकों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। पहला कौन सा था? सममित कीटोन, जिसमें कीटोनिक समूह में कार्बन की जो 2 मुक्त संयोजकताएं थी उनमें सेम ग्रुप लगते थे। लेकिन जैसे मैंने देखा कि ग्रुप जो है मुक्त संयोजकताओं वाले बदल गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, भैया ये असममित कीटोन की पहचान थी। तो यहां मैं लिख भी लेता हूं कि यहां जो नीचे एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं ये हैं असममित कीटोन की। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं। अभी इस ग्रुप में पाई जाने वाली कुछ और विशेषता को पढ़ते हैं, जल्दी से इसको फिर नोट करो। एल्डिहाइड और कीटोन पर उछने के बाद भैया फिर से लौट कर आए हम लोग किस पर? कार्बोनिल समूह की संरचना पर। तो बेटा कार्बोनिल समूह की संरचना के विषय में कुछ बातें तो बिल्कुल जान लो। देखो पहले नंबर पर आपको कार्बोनिल समूह की संरचना के विषय में यह बात पता होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है वो होती कैसी है। तो अगर आपसे कोई कार्बोनिल समूह की संरचना के विषय में पूछता है तो कार्बोनिल समूह की संरचना होती है त्रिकोणीय। आप कहोगे सर त्रिकोणीय क्यों होती है? देखो बीच में कार्बन है, 3 और ग्रुप लगे हुए हैं, त्रिभुज जैसा बन रहा है ना, इसलिए कार्बोनिल संरचना का ग्रुप की संरचना अगर कोई पूछता है कैसी होती है, सबसे पहला बताओ कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय। और भी बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हो या बताना चाहते हो तो इसमें से एक और बात जोड़ सकते हो, समतलीय। यह समतल पर बने त्रिकोण के जैसा होता है। कहोगे सर संरचना बहुत अच्छे ढंग से बता दी है। बेटा 1 मिनट रुको, सारी बातें तुमको समझ में आएंगी। सुनो, सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे कि कार्बन के एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ध्यान से देखना जरा बेटा, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, पूछेगा लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर का मतलब है कार्बन एटम पर पाए जाने वाले वे इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाए हैं उनको ढूंढेंगे। वैसे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 4। तो इसका अर्थ तो ये हो गया कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन से उसने क्या बना लिए? बॉन्ड। तो क्या उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा बचा जिसने बॉन्ड ना बनाया हो? कहोगे सर जी बचा ही नहीं, तो लोन पेयर इस फॉर्मूले में कितना होता है? 0। ध्यान रख लेना, बाद में ये ना है कि सर जी अभी ये बात लिखी थी समझ नहीं पाए। अब बात आती है सर जी बॉन्ड पेयर, बीपी से लिखते हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब वे इलेक्ट्रॉन आपको बताने हैं जिसने बॉन्ड बनाए हैं। तो भैया कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 4। थोड़ा सा और ध्यान दे लेना, एक दूसरे नंबर पे तो ये बात बता करके आना है। कहेगा सर जी तीसरे नंबर पर एक और बात बतानी है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। देखो ये बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, सिग्मा। ये बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, सिग्मा। ये बॉन्ड डबल है ना, इनमें से एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? 3। और पाई बॉन्ड कितने हैं? ये बात समझ पाए? अच्छा, इसके बाद हम निकालते हैं संकरण। और संकरण को पहचानने से पहले एक बात ध्यान रखो। क्या बात याद रखो? एक सूत्र होता है। कहोगे सर ये सूत्र तो पढ़ते पढ़ते न जाने कितने पढ़ डाले सूत्र। संकरित ऑर्बिटल का इधर पढ़ लोगे तो तुमको शायद बाकी की समस्याएं कमजोर लगने लगेंगी। संकरित ऑर्बिटल का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के फॉर्मूले से आप हाइब्रिड ऑर्बिटल या संकरित ऑर्बिटल की गणना कर सकते हो। यह बताना सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 3। लोन पेयर कितना था? 0। बेटा 3 में 0 जुड़ेगा तो आंसर कितना आएगा? 30। 3। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा शायद किसी का गणित अच्छा चल रहा हो।
जो कहते 3 और 0 को डायरेक्ट कंबाइन करो यार, खत्म करो बात, जोड़ना ही तो है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, इसका मतलब जानते हो, s से गिनना स्टार्ट करेंगे। s का एक ऑर्बिटल, अच्छा 3 में से एक तो s लेके चला गया ऑर्बिटल को, बचे कितने ऑर्बिटल? 2। वो किसको मिलने चाहिए? p को। तो p को 2 ऑर्बिटल मिल गए। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि संकरण क्या है? ये वाली बात भी सही है बिल्कुल, कि आप संकरण का प्रकार बताओगे sp2। अभी संकरण के प्रकार में भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो अपने यहां डिमांड में है उन बातों को ध्यान देते हैं, जो डिमांड में नहीं है उन बातों को, बहुत सारी चीजों को पढ़ के अपनी कठिनाई नहीं बढ़ाते हैं। एक और चीज पूछता है हम लोगों से, ये भी चीज की डिमांड काफी अधिक रहती है, आबंध कोण। या आपसे पूछ लेता है बॉन्ड एंगल। देखो बेटा, बॉन्ड एंगल अगर आपसे पूछा कि बॉन्ड एंगल क्या होता है, जरा ध्यान दो, ये बॉन्ड को थोड़ा सा इधर बना लिया जाए, अच्छे से ढंग से ऐसे बना जाए, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ही तो बना था, समतल पर त्रिकोणीय था। बस इतनी बात बताना, इसमें से बॉन्ड कितने बने? 3 त्रिभुज में। बेटा ये बताओ टोटल डिग्री का एंगल कितना होगा? 360 में बॉन्ड कितने हैं? 3। समतल पर है, त्रिकोणीय संरचना पर है, तो समतल और त्रिकोणीय संरचना पर अगर देखा जाए तो 3 बॉन्ड है, एंगल 360 है, तो 360 में 3 से क्या कर दिया जाए? भाग। ऐसा तो बहुत पहले पढ़ रखे हो। कितना आंसर आएगा? 120। तो इधर का जो बॉन्ड एंगल है यहां लिख देते हैं 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। समझ पाओगे बॉन्ड एंगल? अभी बॉन्ड एंगल को पढ़ने के बाद देखो, इसमें से एक और चीज को पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी भी है। कहता है, देखो इधर आ जाओ बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन को ध्यान से देखो। एक तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, या ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये अलग अलग परमाणुओं के बीच बना है। कार्बन इधर है, उधर ऑक्सीजन है। अलग अलग परमाणुओं से ये स्पष्ट है कि इनमें से एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अर्थात आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होगी और दूसरे परमाणु पर आबंधित इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। अगर दोनों का कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो है वो कार्बन की अपेक्षा अधिक है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड दोनों के बीच में बन रहे हैं, इसको ऑक्सीजन अपनी ओर कैसा खींचेगा? ज्यादा। सोचो अगर बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच के लेके जाएगा अपनी ओर, तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव, आंशिक रूप से ऋण चार्ज या पार्शियली निगेटिव चार्ज, और दूसरे कार्बन एटम पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ध्रुवीय ग्रुप या ध्रुवीय समूह। और ध्रुवीय समूह का कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण जरूर होता है। अगर द्विध्रुव आघूर्ण किस कंडीशन पे नहीं होता? जिस कंडीशन में बॉन्ड 2 समान परमाणुओं के बीच बना हो। तो होता क्या है इस दौरान? जितना ताकत से ये बॉन्ड को खींच रहा है परमाणु, उतनी ताकत से दूसरा वाला खींच रहा है। तो बॉन्ड दोनों के ठीक कहां बनता है? बीचों बीच। तो बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में नहीं खिंच सकता, लेकिन ये तो खिसकेगा। खिसकेगा तो ध्रुव उत्पन्न होंगे, और ध्रुव उत्पन्न होंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण जरूर बनकर ही तैयार होगा। तो इसको भी ध्यान रखना। लिखते हैं, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 डेबाय से 2.8 डेबाय लगभग होता है। अरे बेटा इसको पढ़ने में इतना उलझन ना करो भाई। तो 2.3D से 2.8D लगभग इतना प्राप्त होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब कोई बच्चा कहेगा
द्विध्रुवा घूर्ण कैसे लिख दिया, डायरेक्टली निकालते कैसे, कम से कम इतनी बात पता चल जाती। बेटा बिल्कुल समझा देंगे। देखो बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं म्यू से और फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। अब कहो सर ये Q क्या है? बेटा जब ही बॉन्ड खिसकेगा उस पर क्या आ जाएगा? चार्ज। तो चार्ज जितना भी आया, जितना भी आवेश आया, उस इस आवेश के अमाउंट को कहां लिखेंगे? Q की जगह। और बेटा ये भी जरा ध्यान दो, दोनों परमाणुओं के बीच की कुछ दूरी भी तो है। दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कह दो या बॉन्ड की लंबाई कह दो। उस बॉन्ड की लंबाई या दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी को कहां रखेंगे? डी की जगह पर, और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, अभी संरचना में ही एक बात और रह गई है, तो इसको नोट करते हैं फिर उस बात को पढ़ते हैं। देखो एक और लिखा है आपको कार्बोनिल ग्रुप और दूसरी ओर आपके लिखा है एल्कीन ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप और एल्कीन ग्रुप के गुणों की तुलना करनी होती है, या इन दोनों ग्रुप में जो भी कंपेयर करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। कंपेयर का मतलब समझते हो? अगर समानता मिलती है उसको भी लिखो, अगर असमानता मिलती है, भिन्नता मिलती है, उसको भी लिखो। यही तो कंपेयर है। तो भैया जल्दी से स्टार्ट करते हैं, एक एक को पढ़ना। देखो सबसे पहले इस कार्बन एटम को पढ़ेंगे, इधर इनमें से किसी एक कार्बन एटम को, जो आप बताओगे उसको पढ़ लेंगे। मैं तो कहता हूं इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले बेटा बताओ, कुछ बातें तुम्हें पता होंगी। पहले बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने थे, पाई बॉन्ड कितने थे? ठीक है, इधर चले आओ। इसमें से इस कार्बन को मत ध्यान देना, ये भी ध्यान रखो, हम केवल एक कार्बन को देखेंगे। इसमें से चले आओगे, सिग्मा बॉन्ड इस पे तुमको ढूंढने हैं। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, इसमें से एक सिग्मा है और एक, कहोगे सर जी इसमें भी सिग्मा सिग्मा लिखो। बेटा उससे हम मतलब नहीं रख रहे हैं, हम अपने एक तरफ के कार्बन से मतलब रख रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, और बेटा पाई बॉन्ड कितना है? 1। पूछता है बॉन्ड पेयर कितना है, कहोगे सर जी अभी तो निकाला था। कितना निकाला था? 4। बेटा लोन पेयर कितना निकाला था? 0। सारे बॉन्ड बना लिए थे इलेक्ट्रॉनों ने। बेटा इस पे भी आते हैं, जल्दी से देखकर बताओ, इस कार्बन के में कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। मतलब चारों इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी बॉन्ड बना लिए होंगे। तो चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना ली, इससे बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, एंड इसमें से लोन पेयर की वैल्यू गणना होगी तो फिर से 0। दोनों के गुणों की तुलना में चलेंगे तो एक गुण और पढ़ेंगे। देखो कहता है इस पर संकरण कौन सा पाया जाता है? तो बेटा संकरण होता था sp2। कहेगा सर जी इस पर संकरण, अरे बताते हैं। देखो संकरण कैसे, इस पर ढूंढो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने मिले? 3। लोन पेयर तो था ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड थे 3 और लोन पेयर 0, तो टोटल भी कितना आया? 3। तो संकरण का प्रकार हो गया sp2। इसको लिखें क्या ऐसा संकरण? पूछेगा संरचना कैसी है, समतल त्रिकोणी या समतलीय त्रिकोणी या त्रिकोणीय समतली, जैसा अपना चाहना। समतल त्रिकोणीय पूछेगा ये कैसी संरचना है? समतल, क्योंकि दोनों में संकरण सेम टाइप का है, संरचना भी सेम होगी। त्रिकोणीय। एक और पूछेगा, कहेगा ये ग्रुप ध्रुवीय है? हाँ ध्रुवीय है। ध्रुवीय। पूछेगा ये ग्रुप अध्रुवीय है? ध्यान दो दद्दू, बेटा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच बना है ना, तो ध्यान से देखो और इस बात को बताओ, क्या दो कार्बन और कार्बन के बीच बना हुआ डबल बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में खिसकेगा? तो इस बॉन्ड को ध्रुवीय कहा जाए कि अध्रुवीय कहा जाए? तो भैया मैंने यौगिक के फॉर्म में यहां पर लिख दिया है कि जो आपने ग्रुप दिया है ये अध्रुवीय है। एक और चीज है, अगर अणु अध्रुवीय है, यौगिक अध्रुवीय है या ग्रुप अध्रुवीय है,
तो कहता है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 0। लेकिन इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो था यार, कुछ नहीं था, तो म्यू इज इक्वल टू था 2.3D से 2.8D तक, कुछ ऐसा ही तो था, इसके बीच में आता था वैल्यू। कहोगे सर जी इतना आता है या इतना, ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप यहां लगा है, इसलिए एक रेंज वहां लिख दी जाती है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। तो इस पे भी देखो लिख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप या कार्बोनिक ग्रुप जो होता है योगात्मक अभिक्रिया करता है, योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया दिखाता है, ये भी योगात्मक। अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो बेटा इतनी बातें जो है दोनों ग्रुप में कंपेयर के फॉर्म में तैयार रखो, जल्दी से नोट करो, फिर इसको एक बात और हो जाए। देखो अभी क्या है, सबसे पहले नामकरण करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स का, और वो भी नाम देखो दो प्रकार की पद्धतियों में किया जा सकता है, एक निरर्थक पद्धति में और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम पर। तो क्या है कि आईयूपीएसी सिस्टम को रखेंगे थोड़ी दिन बाद, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उस पर चलेंगे। अगर आपसे निरर्थक पद्धति पर नाम पढ़ने के लिए कहता है, ध्यान रखना है, देखो आपको जैसे ही कार्बन 1 मिल जाएगा, कार्बन 1 को आप क्या नाम दोगे, फॉर्म। वैसे याद होगा आईयूपीएसी नाम पे कार्बन 1 को मेथ कहते थे, लेकिन क्योंकि आईयूपीएसी नाम तो पढ़ नहीं रहे हैं भैया, तो कार्बन 1 को फॉर्म नाम दोगे, कार्बन 2 को नाम दोगे एसिड, ठीक है, कार्बन 3 को नाम दोगे प्रोपियोन, कार्बन 4 को दोगे ब्यूटायर। अब देखो थोड़ा सा यहां ऐसा भी सोचने वाला है कि जब भी कभी 4 कार्बन एटम वाली श्रृंखला आपको देता है, उन 4 कार्बन एटम वाली श्रृंखला में नॉर्मल श्रृंखला भी हो सकती है और आइसो भी हो सकती है। कहो सर नॉर्मल क्या है, सारे कार्बन एटम सीधी लाइन पर, और आइसो संरचना क्या है, कुछ कार्बन एटम सीधी लाइन पर एक को छोड़कर, और वो जो एक कार्बन एटम है वो नीचे की ओर क्या है, लटका है पीछे से दूसरे नंबर पर। वैसे ही कार्बन अगर 5 हो जाएगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, वेलर, और वेलर नॉर्मल भी हो सकता है, आइसो भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी। 5वें नंबर पर आते हैं, सॉरी हो तो गया 5वां नंबर। वैसे तो नॉर्मली अगर आपको आईयूपीएसी सॉरी नाम तैयार रखने 5 तक बेटर है मेरे ख्याल से, लेकिन अगर तैयार रखना ही चाहते हो तो 6वें को कहते हैं कैप्रो, 7वें को कहते हैं बेटा एनेंथ, याद रखना 7वें को एनेंथ कहते हैं, 8वें को कहते हैं कैप्री, 9वें को कहते हैं पेलार्गोन, 10वें को कहते हैं कैप्र। यहीं पर छोड़ दोगे, थोड़ा सा इसमें नाम याद रखना। देखो एक ऐसा था कैप्रो, कैप्री एंड कैप्र। अभी अगले नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट पे। थोड़ा सा ये जरूर पूछ लेता है काफी ज्यादा, अगर कभी कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद कार्बन और फिर डबल बॉन्ड के बाद कार्बन मिल जाए, ऐसा कभी कार्बन की संरचना मिल जाए, कार्बन 3 होंगे और 3 में से 2 कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन बाकी के बचे 2 कार्बन के बीच में होगा डबल बॉन्ड। इन 2 के बीच में सिंगल, इन डबल, 2 के बीच में डबल बॉन्ड, एक्राइल। नाम पढ़ने का तरीका याद रखना, एक्राइल है, या इसको एक्रिल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे, अगर 4 कार्बन परमाणुओं की ऐसी श्रृंखला मिल जाए जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर बीच में डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, बेटा ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं क्रेटन या क्रेटोन भी बोल लेते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना है। अच्छा, इन सारी चीजों को तैयार करना है, याद रखना है, और बाकी फिर आईयूपीएसी और साधारण पद्धतियों के नाम को पढ़ने के लिए मिलना है कल।